दोस्तों आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि हॉरिजॉन्टल गीजर को वॉश कैसे करते हैं। हॉरिजॉन्टल गीजर जो प्रोफेशनली बॉडी होती है उसको उसको इस हिसाब से यहाँ पे नहीं होता है ये वाला फ्लंज, ये वाला होता है ब्लाइंड फ्लंज लगा के इस जगह पे। लेकिन काम बाकी जो अंदर का प्रोसेस है दोनों सेम है जो इस वीडियो इस गीजर के अंदर है। यही कोई भी एक ग्लास लाइन गीजर ले लो, नॉन ग्लास लाइन गीजर ले लो, हॉरिजॉन्टल तो यही है। तो इसको मैं उतार रहा हूँ, यहाँ पे आप चेक कर लो, ये है इनपुट आउटपुट और बाकी चीजें मैं दिखा रहा हूँ इसको कैसे वॉश करना है। आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ा वीडियो की तेज़ की है ताकि आप लोग समझ पाओगे। अभी मैं इसको ढक्कन खोल रहा हूँ और ढक्कन खोलने के वहाँ से ही हमें आगे क्या प्रोसेस मिलेगा। इसके साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये गीज़र लीक कर रहा था। लीक कहाँ पे कर रहा था, इसको एलिमेंट की वॉशल लीक हो रही थी, वो भी दिखाऊंगा लीक कहाँ पे हो रहा था और किस सूरत में हो रहा है। सारा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा देखेगा। वीडियो को आखिर तक देखना है, शेयर भी करना है आगे के लिए। कोई भी एक गीज़र अगर हम वॉश करने के लिए लेके जाएंगे तो पहले हमें इसकी वायर सारा निकालना होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक वायर जो भी है, एलिमेंट को डिस्कनेक्ट करना है, इसकी थर्मोस्टेट बाकी वायर जो भी बिजली का होता है वो पहले निकालना है हमें। वरना होगा क्या कि इसके अंदर बिजली की जितनी भी इक्विपमेंट्स है ये सारा पानी की वजह से ख़राब होगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इसके अंदर से दिखा रहा हूँ कि 55 कंपनी का ऑल्टरनेट दिया हुआ है टेम्परेचर, वही रखना होगा हमें। तो हॉरिजॉन्टल गीज़र के अंदर क्या क्या हमें मिलता है वो आप लोग चेक करके देखो और कैसे प्रोसेस है आगे का वो भी दिखाता हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। अब मैंने इसकी सारा वायरिंग निकाली, अब मैं इसको बाकी काम करना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग देखते ही जाओ। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताऊं, एक चीज मैं यहाँ पे रोक के आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास नॉन ग्लास लाइन गीजर है तो इसको आप लोग ये ढक्कन खोल सकते हो। अगर आपके पास ग्लास लाइन गीजर है तो ग्लास लाइन गीजर के अंदर क्या है कि ये वाला पोर्शन जो मैंने इसका ढक्कन खोला यही आप खोल सकते हो, लेकिन इसके अंदर हम खोल सकते हैं, ये नॉन ग्लास लाइन है, इसको खोल सकते हैं। यहाँ पे जो मैं आउटर बॉडी का टॉप खोल रहा हूँ ना, ये यहाँ पे नॉन ग्लास लाइन गीजर है, मीनस इसके अंदर पफ इंसुलेशन नहीं किया हुआ है, वन टाइम इंसुलेशन। तो यहाँ पे ग्लास वूल का इंसुलेशन किया हुआ है, इसलिए मैं इसको मैं खोल पाता हूँ। तो इस ग्लास वूल को खोलने के टाइम, इसको उठाने के टाइम आप लोगों को ग्लोव्स का इस्तेमाल करना है। मेरे पास ग्लोव्स नहीं था, इस वजह से मैंने ग्लोव्स वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन गलती ये है, हमें इसके अंदर ग्लोव्स इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। तो उसके बाद पहले हम इसको ग्लास वूल वगैरह हटाएंगे, साइड से प्रॉपरली साइड बिठाएंगे। साइड से मैं इसलिए इसको प्रेस कर रहा हूँ ताकि पानी वॉश करने के टाइम पे ग्लास वूल को ना लगे, वरना ये कल करंट दे सकता है या रस्ट पकड़ सकता है। तो इसलिए मैं इसको साइड से ये ग्लास वूल हटा रहा हूँ। तो अब उसके बाद ही मैं इसकी असेंबली फ्लंज खोलूंगा। याद रखिएगा ये एक एक पार्ट आप लोगों को काम आएगा। तो इसको मैं साइड से दबा रहा हूँ अच्छी से, इसके बाद मैं असेंबली का काम स्टार्ट करता हूँ। गीजर जो है ना, कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वाला गीजर जो है इसके अंदर कॉपर की रैक लगा के है और कॉपर की टैंक सिर्फ इसी एक गीजर के अंदर आ रही है आज के टाइम पे भी मार्केट के अंदर। ये लोकल ब्रांड है हमारा कश्मीर का। कश्मीर के बगैर बाहर ये आपको नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, मगर कश्मीर का है, लेकिन ये रियलिटी पे डिपेंडेड है काम, ये रियलिटी वाली काम है। मैं इसमें कोई धोखा वोखा नहीं दूंगा। देखो इससे पहले कस्टमर को यहाँ पे लीक हो रहा था, लीक यहाँ पे हो रहा था, देखो सब देख लो। इस वाले बोल्ट को रस्ट भी हुआ है, यहाँ पे भी रस्ट हुआ है, यहाँ पे भी रस्ट हुआ है, और इसी सेम साइड नीचे यहाँ पे बॉडी खत्म हो गई है। तो लीक क्यों हुआ था, इसके अंदर क्या रीजन था वो मैं देखूंगा। या तो एलिमेंट के अंदर से हो गया होगा या तो असेंबली के अंदर से। दोनों चीजें मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि लीक क्यों होता है। यहाँ पे मैंने इसको वीडियो को फास्ट किया, मैं ये बोल्ट सारा खोल रहा हूँ। ये 13 नंबर की बोल्ट थी, इसके लिए मुझे घूटी की ज़रूरत पड़ी ताकि इतना फास्ट वर्क नहीं हो सकता है, वर्क बिल्कुल आराम से करना है। यहाँ पे वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फास्ट दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को टाइम बचा पाऊँ। तो इस बोल्ट को, इस वाले गीज़र को जो ये असेंबली होता है, जो फ्लंज होता है असेंबली का, ये बोल्ट के हिसाब से आता है। अगर कभी ख़राब हो गया तो बोल्ट के हिसाब से, इसके अंदर जो है वो 9 बोल्ट वाली है, ठीक है। गीजर के अंदर एक ही चीज है कि वो है वो ये कॉपर के वाटर टैंक। बाकी नॉर्मल जो होता है ना नॉन ग्लास लाइन गीजर के अंदर, नॉन ग्लास लाइन बाजा रहे एक बार फिर से, नॉन ग्लास लाइन गीजर, वरना आप लोग उल्टा सोचोगे। नॉन ग्लास लाइन के अंदर वही चीज है। ग्लास लाइन गीजर के अंदर क्या होता है कि ये इंसुलेशन जो है पफ होती है
उसके अलावा ग्लास कोटिंग किया हुआ होता है, एनकलाई का टैंक होता है, एनकलाई का टैंक होती है, उसके बाद उसको ग्लास कोटिंग किया हुआ होता है, और ब्लू डायमंड कोटेड एलिमेंट होता है, ब्लू डायमंड कोटेड। तो ब्लू डायमंड कोटेड, याद रखिएगा ये चीजें कुछ टिडबिट्स होती है जो डिफरेंट करता है ये कंपनी और कंपनी को। लेकिन इसके अंदर क्या है कि कंसेप्ट इसका क्या है, किस हिसाब से इसने रखा है, ये कॉपर टैंक क्या रखा है, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन कॉपर टैंक है। यहाँ पे हमें हेलमेट खोलना पड़ा इसलिए इसलिए कि हमें चेक करना है कि हेलमेट की चेन जो है ना वॉशल, क्या वो सही है या वो खत्म हो गई है जिस वजह से लीक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीक भी हो रहा था, वॉश भी करना है, दोनों चीजें मुझे यहाँ पे देखना है, तो इसलिए मैंने इसको हेलमेट भी खोला, वरना हेलमेट खोलने की जरूरत नहीं थी। जो मैंने पहले ही दिखाया था कि लीक हो रहा था, वही लीक की वजह से क्या हुआ है कि इसका हेलमेट ओवर स्टीम हुआ है, ओवर हीट हुआ है कभी कभी। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो जेन होता है, रबर वाशल जो होती हैं, वो यहाँ पे पिघल गया था। वो इतना खतरनाक टाइट हुआ था इसके साथ, उसी चीज़ को मैं यहाँ तक अभी ठीक कर रहा था। तो अब जाके मैंने उसको निकालने की कोशिश की। अब देखो यहाँ पे आराम से, तब भी मुझे कितना मुश्किल से ये निकालना पड़ा, वो आप लोग देखो इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे देखो इसकी हेलमेट की वॉशल जो है ना ऑलरेडी खराब हो गई है, बहुत टाइम से गीजर को वॉश नहीं किया है। अब मुझे ये उठाना है, ये नहीं उठ रहा है मुझसे। अब जो मेन असेंबली की जो चेन है, ये नहीं उठ रहा था मुझसे। अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने पेचकश से मैंने इसको साइड में मारा प्लासा से, और मैंने उसको हटाया। क्यों, ये बहुत टाइट हुई थी, इसके साथ पिघल गई थी, इसके साथ चिपक के। आप देखो यहाँ पे वीडियो के अंदर। और ये चीज़ें आपको अब क्या करना होगा, अब देखो कट गई थी यहाँ पे, अब मुझे ये रिप्लेस करना है, यानी कि नई डालनी है इसके अंदर। अब मैं दोनों वाशले इसके अंदर से नई डाल दूंगा, जैन भी और वाशल भी। और ये जो बड़ी वाली जैन आप लोगों को दिख रहा है ना, प्लास्टिक की वाशल, इसको जैन कहते हैं। तो इसको नट के हिसाब से अब हमें लाना है। अब हमें क्या करना है कि नापना है, गिनना है कि इसके अंदर कितना नट है, उसी नट के हिसाब से हमें जैन मिलेगी। इसको इंच के हिसाब से हमें नाप के नहीं लाना है, ठीक है। तो इसको मैं पहले अच्छे से साफ वगैरह करता हूँ, और उसके बाद बाकी गीज़र में वॉश करके रखूँगा, फिर उसके बाद ही मार्केट निकलूँगा ये सब लाने के लिए। हमेशा याद रखो कि जो भी ये जो भी हॉरिजॉन्टल गीजर होता है ना, उसका सिंपल तरीका यही होता है, हेलमेट, थर्मोस्टेट, जो भी उसका इनबिल्ट करना होता है ना गीजर के अंदर, सारा यहाँ से ही होता है, A to Z। थर्मोस्टेट हो, थर्माकाट हो, या के हेलमेट हो, सारा यहाँ से ही जाता है उसके अंदर, और यहीं पे चेन वगैरह जो भी लगता है ना, यहीं पे लगता है। अब जो आप लोगों को नजर आता है ना ये दो पॉइंटर्स, किसी भी एक नॉन ग्लास, ये किसी भी एक हॉरिजॉन्टल गीजर के अंदर ये दो पॉइंट्स आपको नजर आएगा, लेकिन वो दो पॉइंट्स सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे ही डिपेंड होती है। और इसका इनपुट जो है ना, सिर्फ अंदर की साइड अगर मैं दिखाना चाहूंगा आपको, देखो 2-3 इंची ऊपर, 1.5 इंची से 2 इंची इसको टैंक रिपल जैसे लगा के हैं, बाकी कुछ भी नहीं करके, चाहे आपकी इंसुलेशन है पफ वाली या नॉर्मली पफ वाली हो, या ये ग्लास वुल वाली, तो यही होता है इसके अंदर। अब इसको खोल के दिखाता हूं मैं आप लोगों को, मैं बाहर ही डाल दूंगा ये कचरा, ताकि आप लोग समझ पाओगे। ये देखो क्या निकल जाएगा इसके अंदर से। अगर आप लोग इसको वॉश करोगे, बड़े एहतियात से करना है कि अंदर जो असेंबली होती है उसको टक्कर दे के तोड़ना नहीं है। अगर इनपुट वाली टूट भी जाएगी, इनपुट वाले की टेंशन नहीं है, लीक हो जाएगा, लेकिन आउटपुट अगर टूट गई ना इसका, तो गीजर का वैल्यू जो है, गर्म पानी का वैल्यू, वो सारा खत्म हो जाएगा। गर्म पानी कैसे काम निकलता है इससे, गीजर कैसे काम करता है, वो मैं अलग डिटेल दे दूंगा कभी, लेकिन एहतियात से वॉश करने के टाइम वॉश करना। खुद नहीं कर पाओगे इस वाले गीजर को, कम से कम खुद नहीं कर पाओगे हॉरिजॉन्टल को।
जो आप लोग देखते हो इस गीदर के अंदर से निकलता है ये कचड़ा सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वो गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही है फिल्टर करके, प्रॉपर ट्रीटमेंट करके। तो अगर आपके पानी में नमक ज़्यादा है, यानी कि सॉल्ट ज़्यादा है, TDS ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है, तो उस सूरत में आपको क्या होगा कि आपको इस तरीके का स्लीट नहीं निकलेगा, जो मैं हाथ से निकाल रहा हूँ इस तरीके का निकलेगा था उस सूरत में। तो लेकिन उसके लिए अगर आप लोग ट्रीटमेंट करने जाओगे, वरना आपकी गीज़र बिल्कुल कम टाइम निकलेगा, लाइफ आपकी गीज़र की कम रहेगी। उसको कहते हैं सॉफ्टनर लगाना। तो सॉफ्टनर अगर आप लोग लगाने जाओगे तो वो 1 से 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। या अगर हम ट्रीटमेंट करने जाएंगे वाटर को मैन्युअली वन टाइम, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसको कहते हैं मैनुअल फिल्ट्रेशन प्लांट बनाना। चाहे वो फिर हम सैंड का बनाएं, कोयले का बनाएं, फिल्ट्रेशन प्लांट बहुत सारे तरीक़ों का आता है। तो वो एक प्लम्बर जानता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो दे दूंगा कि कैसे हम बना देंगे वो चीज़। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप देखो ये गीज़र वॉश करने का कितना तरीका है। अब मैं इसको जैन वगैरह ला के मार्केट से, उसके बाद ही फिर मैं इसको फिट करके बाकी इंस्टॉल कर दूंगा। तो इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।